तो दोस्तों वापस आ जाइए। हमारी क्लास में ये चल रहा था। एक मिनट, इसको शेयर करना चाहिए। 1 सेकेंड। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। मैसेज आपके सामने है और जो हालांकि ऐसा पढ़ा होगा, फटाफट में एक बार पढ़ लीजिए तो आराम शुरू कर। वर्ड्स तो नहीं है, तो आप करना ही अच्छा ठीक है, ताकि बात मीनिंग तो आप याद रखिए बात में। तो जल्दी और जल्दी वर्ड्स को करने में के अंदर जल्दी से। हो गया क्या? चलिए पढ़ लिया होगा। अब देखिए स्टार्ट करते हैं, तो रेडी करना। लिखा है, I used to have my meals at a vegetarian restaurant. Here I met Mr. Albert West. We used to meet in this restaurant every evening and go out for walking after dinner. Mr. West was a partner in a small printing concern. कंपनी होगी आई थिंक। प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था, एक छोटे से प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था। He read he read my letter in the press about the outbreak of the plague, and not finding me in the restaurant felt uneasy. तो कहने का मतलब है इजी है, समझ में तो आ ही रहा होगा। लिखा हुआ है कि कह रहे आई यूज टू हैव माई मील्स एट अ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। मैं नॉर्मली एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में अपना खाना खाया करता था। हेयर आई मेट मिस्टर अल्बर्ट वेस्ट। वहां मैं एक पर्सन है अल्बर्ट वेस्ट, वहां उनसे मैं मिला। ही यूज टू मीट इन दिस रेस्टोरेंट एवरी इवनिंग। और वो मुझसे यहाँ रोज हर शाम को मिला करता था। खाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद हम लोग थोड़ा घूमने के लिए निकल जाते थे। कह रहे जो मिस्टर वेस्ट है ना, वो एक पार्टनर थे, एक स्मॉल प्रिंटिंग बिजनेस होगा, प्रिंटिंग करने का, प्रिंटिंग प्रेस जो होती है उसमें वो एक बिजनेस, एक पार्टनर थे वो। उन्होंने क्या किया, ही रीड माय लेटर इन द प्रेस अबाउट आउटब्रेक ऑफ द प्लेग एंड नॉट फाइंडिंग मी इन द रेस्टोरेंट फेल्ट अनईजी। तो उनको मेरा एक पत्र मिला, उनके प्रेस में मैंने भिजवाया और उसमें मैंने मेंशन करा आउटब्रेक के बारे में, आउटब्रेक ऑफ प्लेग। प्लेग बीमारी है तो बात जानते ही हो आप लोग। और आउटब्रेक का मतलब एपिडेमिक, मतलब महामारी टाइप, तो जो एकदम से फैल जाती है, जैसे कोविड फैला था एक तरीके से। सो उसे कह रहे हैं आउटब्रेक। ठीक है। नॉट फाइंडिंग मी इन द रेस्टोरेंट फेल्ट अनईजी। जब वो वापस रेस्टोरेंट वगैरह आए होंगे शाम के टाइम खाना वाना खाने,
और जब मुझे वो मिलते नहीं है, उन्होंने मेरे को ढूंढा लेकिन जब मैं उन्हें नहीं मिला तो ही फेल्ट अनईजी, तो उसको थोड़ा सा अजीब लगा, अनकंफर्टेबल लगा कि क्या बात हो गई भाई, कोई बात तो नहीं होगी, क्योंकि पैंडेमिक का मामला था, एपिडेमिक फैली हुई थी, बीमारी फैली हुई थी हर जगह, तो थोड़ा सा वहां डर था कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया। चलिए, माय कोवर्कर्स एंड आई हैड रिड्यूस्ड आवर डाइट सिंस द आउटब्रेक। तो क्या है कि मैंने और मेरे जो कोवर्कर्स हैं, करने वाले, काम करने वाले लोग हैं, हम लोगों ने क्या कर दिया था, अपनी डाइट को रिड्यूस कर दिया था जब से वो आउटब्रेक आया था, जब से वो पेंडेमिक आई थी, ठीक है। एज आई हैड लॉन्ग मेड इट अ रूल टू गो ऑन अ लाइट डाइट ड्यूरिंग एपिडेमिक्स। और हमने एक प्लान बनाया था कि भाई एक लंबा सा प्लान चलेगा जिसमें हम डाइट को कम रखेंगे, जब तक पेंडेमिक चल रही कम से कम तब तक तो रखना ही है। इन दीज डेज आई हैड देयर फॉर गिवन अप माई इवनिंग डिनर, और इस वजह से हमने क्या किया कि जो इवनिंग में हम डिनर करते थे उसको गिव अप कर दिया। लंच ऑल्सो, लंच भी छोड़ दिया। आई वुड फिनिश बिफोर द अदर गाइस, अदर गेस्ट अराइव्ड। तो मतलब मैं जनरली जो लोग आते थे खाने पीने के लिए उनसे पहले ही फिनिश कर लेता था और कम खाता था। I knew the proprietor of the restaurant very well, and I had informed him that I was engaged in nursing the plague patients. तो कह रहा, मैं जो प्रोप्रीटर था ना रेस्टोरेंट का, प्रोप्रीटर वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, इसका मतलब होता है ओनर। प्रोप्रीटर का मतलब है ओनर, ठीक है। तो कह रहा, मैं जो रेस्टोरेंट का ओनर था ना, मैं उसको अच्छे से जानता था और मैंने उसको इन्फॉर्म कर दिया था। आई हैड इन्फॉर्म हिम, मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं भाई अभी जो प्लेग के जो पेशेंट्स हैं ना, उनको उनकी नर्सरिंग में लगा हूँ, उनकी नर्सिंग करने में लगा हूँ, ठीक है, ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है उनका। आई वॉन्टेड टू अवॉइड द कॉन्टेक्ट ऑफ फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल, और इसी वजह से मैं चाहता था कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली पर्सन है, सबसे कॉन्टेक्ट अवॉइड किया जाए, क्योंकि भाई कहीं वो मेरे वजह से, मेरे कांटेक्ट में आने से कहीं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। नॉट फाइंडिंग मी इन द रेस्टोरेंट फॉर अ डे और टू, मिस्टर वेस्ट knocked at my door early one morning, just I was getting ready to go out for a walk। तो जब वो मुझे एक दो दिन रेस्टोरेंट में नहीं पाते हैं, एक दो दिन रेस्टोरेंट जाते हो, मैं वहां नहीं मिलता, तो वो एक दिन अगले दिन क्या करते हैं, बहुत जल्दी सुबह सुबह मेरे घर पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। मैं रेडी हो ही रहा था घर से बाहर निकलने के लिए, घूमने के लिए, लेकिन वो दरवाजा खटखटाते हैं। जैसे ही मैं दरवाजा खोलता हूँ, एज आई ओपन द डोर, वेस्ट सेड, जैसे दरवाजा खोला तो वेस्ट ने कहा, आई डिड नॉट फाइंड यू इन द रेस्टोरेंट एंड वॉज रियली अफ्रेड लेस्ट समथिंग शुड हैव हैपेंड टू यू। टू यू होगा, टू यू नहीं होगा, यहाँ डू की जगह टू लगा देना। तो कह रहा है कि मैंने तुम्हें एक दो दिन रेस्टोरेंट में नहीं देखा तो मुझे थोड़ा सा डर गया, आई वॉज रियली अफ्रेड, मुझे बहुत डर लगा कहीं ऐसा तो नहीं कुछ हो तो नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। यहाँ एक लास्ट वर्ड यूज हुआ है, ये कंजंक्शन होता है सबऑर्डिनेटिंग, जानते होंगे आप लोग, जिसका मतलब होता है अदरवाइज। जनरली अदरवाइज के सेंस में इसका यूज करते हैं, ठीक है। और एक वर्ड यहाँ पर यूज हुआ था रीड। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन हो सकती है कि जो रीड है ना, तो रीड की तीनों फॉर्म सिमिलर होती हैं। थोड़ा सा यहाँ पर इसको समझा देता हूँ। ये यहाँ पर टू है, इसका ध्यान रखना, ये टू है। और रीड को थोड़ा समझ लीजिए कि रीड की ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, और यही इसकी थर्ड फॉर्म है। तो V1 V2 V3 तीनों ही फॉर्म सिमिलर होती हैं इसकी। देखो थर्ड फॉर्म को ढूंढने में तो इतना डिफिकल्ट लगेगा नहीं, क्योंकि जब भी थर्ड फॉर्म होगा तो बिना हेल्पिंग वर्ब के लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ तो कंफ्यूजन होगा नहीं। मतलब जब भी रीड के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब होगा तो समझ लेना कि थर्ड फॉर्म है। लेकिन फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के लिखे जाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि बिना हेल्पिंग वर्ब के जब दोनों लिखे जाएंगे तो आप कैसे पता करोगे कि वो फर्स्ट है कि सेकंड है। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा यहाँ पर कि आई हैव रीड ऑल द डायरेक्शंस। इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो जब हमने यहाँ लिखा ना ये, तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं हुआ कि ये थर्ड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज किया हुआ है। लेकिन अब जो सेकंड और फर्स्ट फॉर्म है, इसको लेकर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो वो बड़ा सिंपल सी बात है।
यहाँ ध्यान से देखो क्या लगा, ही रीड माई लेटर इन द प्रेस अबाउट द आउटब्रेक ऑफ द प्लेग। अब जरा सोचिए, अगर ये फर्स्ट फॉर्म होता तो ये जो सब्जेक्ट ही है ना, ये सिंगुलर है, तो वर्ब में एस लगा होता। इसका मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है, फिर भी हमने वर्ब में एस नहीं लगाया, इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं होगी, सेकंड फॉर्म होगी। सही है, तो इससे हमें पता चल गया कि रीड नहीं है, रेड है। तो ध्यान रखना, आई हैव रेड इट। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म को तो रीड पढ़ते हैं, लेकिन जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है ना इसकी, उसको रेड पढ़ते हैं। फर्स्ट फॉर्म को तो रीड पढ़ना, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को ये ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। ये फॉर्म नहीं है उसकी, तुम इसको लिख लो, फॉर्म तो यही है इसकी, रीड रीड, मतलब स्पेलिंग तो सिमिलर ही है, लेकिन इन दोनों को प्रोनाउंस ये किया जाता है, बाकी फर्स्ट फॉर्म को ये प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो वहां पर रीड्स नहीं लिखा है, इसका मतलब ये है कि वो सेकंड फॉर्म है, तो इसको पढ़ना कि ही रेड माय लेटर इन द प्रेस अबाउट द आउटब्रेक ऑफ द प्लेग। ठीक है, तो ये सब पूरी चर्चा हो गई है, आपको समझ में आ गया होगा। कोई ऐसा डिफिकल्ट वर्ड था ही नहीं इसमें, बस एक ही वर्ड था, प्रोप्रीटर। तो प्रोप्रीटर का मतलब क्या होता है, द ओनर ऑफ समथिंग, किसी चीज का जो ओनर है उसी के लिए प्रोप्रीटर वर्ड यूज करते हैं, ओनरशिप को रेफर करता है ये वर्ड। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कंप्लीटली, पैसेज बड़ा इजी था। चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ो और फटाफट से उसको आंसर करने की कोशिश करो, फिर मैं करता हूँ। What did the speaker and Mr. Albert West do every evening? क्या करते थे दोनों, स्पीकर और वो अल्बर्ट वेस्ट जो थे ना, दोनों मिलके क्या करते थे शाम को, पढ़िए ना। Went walking and met at the restaurant for eating। कह रहा पहले घूमने जाते थे, फिर रेस्टोरेंट में मिलते थे, फिर खाना खाते थे। दूसरा लिखा है आफ्टर ईटिंग मैट। ये तो पूरा ग्रामेटिकली गलत हो गया भाई। आफ्टर ईटिंग मैट एट द रेस्टोरेंट टू गो फॉर अ वॉकिंग, ये इंग्लिश किसकी हो सकती है बताए, वो क्या नाम था उसका, उमर अकमल। ये इंग्लिश नहीं नहीं, कामरान अकमल, कामरान, ये इंग्लिश कामरान अकमल की हो सकती है। उसका तो हमने देखा होगा दो पुराने कमेंट्स, उल्टे सीधे कमेंट करता है, मतलब उल्टी इंग्लिश लिखता है जी बोली। तो ये वो उल्टी है, कह रहे आफ्टर मीटिंग, आफ्टर ईटिंग मैट, कह रहे मैट को खाने के बाद, मतलब ये क्या अजीब बात हो गई। चलो खैर, तो ये हटा दे तो गलत ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, मी मैट इन द रेस्टोरेंट एंड वेंट आउट वॉकिंग आफ्टर डिनर, यही थी। पहले वो रेस्टोरेंट में मिले थे और डिनर करने के बाद वो रोज थोड़ा सा घूमने के लिए चले जाते थे। और थर्ड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि हैड डिनर एंड वॉक्ड इन द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के अंदर ही वॉक कर लेते थे। ये नहीं है भाई, ये सब गलत है, सिर्फ ये सही है, थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाई डिड द स्पीकर नॉट कम टू द रेस्टोरेंट, वो स्पीकर क्यों नहीं आया रेस्टोरेंट में, क्या वजह थी उसके ना आने की। ऑप्शन पढ़ो, जवाब दो। ही वांटेड टू कांटेक्ट ऑल हिज फ्रेंड्स, अपने सारे फ्रेंड्स को कांटेक्ट करना चाहता था इसलिए नहीं आया। He had decided to diet in order to lose weight, उसने डिसाइड कर लिया था कि नहीं भाई मेरे को थोड़ा सा वेट कम करना है, अपना घटाना है, इसलिए शाम को खाने नहीं खाऊंगा। He did want to eat and avoiding him, क्या नहीं यार वो चक्कर को बंद हुआ, क्या था कि थर्ड को अवॉइड करता है। और फोर्थ कह रहा ही वाज टेकिंग केयर ऑफ प्लेग पेशेंट्स, कह रहा वो अपने जो बीमार पेशेंट थे उनका ख्याल रख रहा था। क्या यही वजह थी दोस्तों, यही तो वजह थी, इसीलिए तो नहीं जा रहा था, क्योंकि अगर वो जाता तो वही कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड हो जाए और उसकी वजह से किसी और को परेशानी फैल जाए। तो ये था आंसर इसका, बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, मिस्टर अल्बर्ट बेस्ट बॉस, ये क्या था व्यक्ति, क्या करता था ये काम, कंसिडरिंग टू बिकम अ पार्टनर ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, बोले कि कंसिडर करता था इस चीज को कि यार मैं प्रिंटिंग प्रेस में पार्टनर बन जाऊं। अ पार्टनर इन अ स्मॉल प्रिंटिंग प्रेस, कर एक पार्टनर था स्मॉल प्रिंटिंग प्रेस में, ये बात तो सही है। अ पार्टनर इन अ लार्ज प्रिंटिंग प्रेस, लार्ज प्रिंटिंग प्रेस नहीं था वो, छोटा सा प्रिंटिंग प्रेस था। कंसर्न अबाउट प्रिंटिंग, कह रहे प्रिंटिंग को लेकर कंसर्न था उस व्यक्ति को, ये सब गलत है, ऑप्शन 2 सही है। इजी है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, Why did
मिस्टर अल्बर्ट बेस्ट नॉक एट द स्पीकर्स हाउस। क्यों दरवाजा खटखटाया भैया मिस्टर वेस्ट ने? क्या वजह थी कि दरवाजा खटखटाने की? तो जरा देखो ऑप्शन क्या कहते हैं। टू गो आउट वॉकिंग विद द स्पीकर, क्योंकि बोले वो स्पीकर के साथ घूमने जाना चाहता था। टू मेड हिम अ पार्टनर इन द प्रिंटिंग प्रेस, कि उसको पार्टनर बनाना था कि भाई तुम भी पार्टनरशिप कर लो मेरे साथ। और टू अवॉइड कांटेक्ट विद फ्रेंड्स, बोले अपने फ्रेंड से कांटेक्ट को अवॉइड करना चाहता था इसलिए किया। और फोर्थ ऑप्शन कहता है बिकॉज ही वाज वरिड दैट समथिंग हैड हैपेंड टू द स्पीकर। कह रहा वो उसको थोड़ी सी चिंता थी, ही वाज वरिड, टेंशन थी वो उसके लिए कि कहीं कुछ हो तो नहीं है स्पीकर के साथ, यही वो ऑप्शन था। ये लास्ट पैसेज मतलब पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, छोटा सा सरल सा क्वेश्चन था। ठीक है, बाकी आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। Why was मिस्टर वेस्ट अनईजी? तो बताओ क्या वजह थी कि मिस्टर वेस्ट जो था वो अनईजी था। अनईजी मतलब एक तो होता है, एक वर्ड कल एक फ्रेज पढ़ाया था, इल एट ईज। ठीक है, इल एट ईज एक फ्रेज पढ़ा था कल आपने, क्या मतलब था उसका? टू बी अनकंफर्टेबल। ठीक है, तो यहाँ अनईजी का मतलब यही है। ठीक है, अनकंफर्टेबल लगा, क्यों लगा अब पढ़ते हैं जरा। बिकॉज ही कुड नॉट फाइंड द स्पीकर इन द रेस्टोरेंट, क्योंकि उसको स्पीकर दिखा नहीं, वहां मिला नहीं, वो ढूंढ नहीं पाया। ही वॉज कंसर्न अबाउट द प्रिंटिंग प्रेस, कह रहा प्रिंटिंग प्रेस की चिंता थी कि यार वो चलेगी कि नहीं चलेगी। ही हैड ईटन समथिंग इन द रेस्टोरेंट, कह रहा उसने कुछ खा लिया था इसलिए चिंता हो रही थी, इसलिए अनईजी फील कर रहा था। ही वॉज अवॉइडिंग हिज फ्रेंड्स, कह रहा वो अपने दोस्तों को अवॉइड कर रहा था। ये नहीं था वजह, आपने पढ़ा ही होगा कि वो 2 दिन जब उसको वो स्पीकर नहीं मिलता तो वो थोड़ा सा अनईजी हो जाता है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। ये होगा आपका आंसर, यानी 75 का हो गया। ठीक है, अब मेरे ख्याल से अगला पैसेज होगा, बहुत छोटा छोटा पैसेज डला हुआ है ये तो। चलो ये जल्दी से निपटाओ, ये खुद ही करके दिखाओ, ये तो बड़ा छोटा सा है और इजी भी दिख रहा है। करो जल्दी जल्दी। करें जल्दी जल्दी। चलिए पढ़ लिया होगा, स्टार्ट करते हैं। जॉन हैड नेवर थॉट मच अबाउट has never thought much about the origin of wealth और inequalities in life। क्या जो जॉन है ना, उसने ना तो कभी असमानताओं के बारे में कभी सोचा, ना उसने वेल्थ के ओरिजिन के बारे में सोचा कि ये वेल्थ वगैरह क्या है, पैसे वैसे को लेकर इसका कुछ थॉट नहीं था उस पर्सन का। इट वॉज इट्स फर्म बिलीफ दैट इफ दिस वर्ल्ड वॉज नॉट गुड द नेक्स्ट वर्ल्ड वुड बी गुड। तो उनका एक फर्म थॉट था, एक पक्का एक अच्छा पक्का भरोसा था कि अगर ये दुनिया अच्छी नहीं है ना तो आने वाली दुनिया डेफिनेटली इट वुड बी नाइस। अगर ये अच्छी नहीं है तो अगली वाली दुनिया पक्के में अच्छी आएगी, अच्छा
अच्छी सोसाइटी होगी, अच्छे लोग होंगे, ठीक है। एंड दिस फेथ सस्टेन्ड हिम, और यही वो फेथ था, यही वो विश्वास था जो उसको सस्टेन करता था। He was not like others whom he knew, वो और दूसरे लोगों की तरह नहीं था जिन्हें वो जानता था। Who would sell their souls to the devils, बोले वो उन लोगों की तरह नहीं था जो अपनी आत्मा को, मतलब अपनी आत्मा को डेविल्स को बेच दे। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लालच में आके कोई ऐसा काम कर दे जो नहीं करना चाहिए, मतलब अनएथिकल काम कर दे लालच में आके। जैसे बताता हूँ आपको सिंपल, ये खैर आज के जमाने में तो बहुत होता है, आप देख ही रहे हो आजकल कि लालच बहुत बुरी बला हो गई है। पहले भी लालच बुरी बला थी, लेकिन लोग आजकल के क्या करने लगे हैं कि अपने आप को बेच देते हैं। बेचने का मतलब ये नहीं किसी गुलामी कर रहे हैं, हाँ वो भी एक मीनिंग है, बट अपने आप को बेच देने का यहाँ मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई ऑफिसर है, कहीं किसी पोस्ट पे काम करता है, तो उसके एथिक्स क्या कहते हैं? उसके एथिक्स ये कहते हैं कि भाई आपको लोगों की भलाई के लिए काम करना है, उनके हक में काम करना है। लेकिन कुछ वो काम ऐसे भी कर देते जो उनकी भलाई के नहीं है, उनके हक के नहीं है। और वो क्यों कर देते हैं? सिर्फ पैसे के लिए कर देते हैं। तो जब हम पैसा लेकर बिक जाते हैं, खुद को बेच देते हैं उस पर्सन के हाथों, गलत काम कर देते हैं, तो उसी के लिए कहा जाता है टू सेल सम, टू सेल वंस वन सोल टू द डेविल। इसका ये मतलब होता है, एक फ्रेज है, इसका मतलब अपनी आत्मा बेच देने का मतलब हुआ, वही मतलब होता है। He always thought of God before doing anything, वो हमेशा कुछ भी करने से पहले भगवान के बारे में, ठीक है, वो ऐसा पर्सन था जॉन। मतलब जॉन मतलब उनका अपने गॉड जीसस क्राइस्ट, जीसस गॉड जीसस मतलब है ना, जीसस क्राइस्ट। आगे देखिए, ही लिव द लाइफ ऑफ एन ऑनेस्ट मैन, और उन्होंने अपनी जिंदगी जी है बिल्कुल ईमानदार आदमी की तरह। ही हैड नॉट मैरिड बट डिड नॉट डिजायर अनदर मैन्स वाइफ, ना तो उन्होंने कभी शादी करी और ना ही किसी दूसरे की बीवी को मतलब पाने की इच्छा करी कि भाई हम शादी नहीं हो पाई, चलो दूसरे की बीवी को देख ले, ऐसा भी नहीं था। ही बिलीव दैट वुमेन बीकन मैन एज वाज डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी ऑफ सैमसन एंड डेलिला। कह रहे कि वो उनका अच्छा अपना एक कैरेक्टर था, द जॉन वाज द मैन ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि उन्होंने ये सोचा था ना तो उन्हें शादी की, ना ही कभी किसी दूसरी महिलाओं की तरफ देखा, ठीक है। तो उनका ऐसा हमेशा ऐसा मानना था कि जो महिला है वो पुरुषों को कहीं ना कहीं कमजोर बनाती है, मतलब ऐसा उनका मानना था। एज वॉज डिस्क्राइब इन द स्टोरी ऑफ सैमसन एंड डेलिला, और ये सब कुछ सैमसन और डेलिला की स्टोरी में डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे महिलाएं पुरुषों को कमजोर बनाती हैं, ये उनका अपना थॉट था। चलो भाई, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब इसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, तो ये रहे आपके क्वेश्चन, फटाफट से सॉल्व करना शुरू कीजिए। क्वेश्चन नंबर 176, टू टेल टू सेल वंस सोल टू द डेविल मीन्स, अपनी आत्मा किसी को बेच देने का मतलब क्या है? शैतान को अपनी आत्मा बेच देने का मतलब वहां पर क्या है? क्या वास्तव में आदमी अपनी आत्मा निकाल के बेच देता है और मर जाएगा सीधा? तो लिखा है सप्रेसिंग वंस कंसाइंस, अपने कंसाइंस को दबा देना, अंदर की आवाज को। गिविंग अप गुडनेस इन एक्सचेंज फॉर इविल, क्या अपनी अच्छाई छोड़ देना बुराई के बदले, मतलब पहले अच्छे थे फिर बुरे बन गए, इसको कहा जाता है क्या? फिर आगे क्या लिखा हुआ है? अगला लिखा है गिविंग अप वंस ऑनेस्टी फॉर द सेक ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स, यही बात है। टू सेल वन सेल्फ टू अर्न लाइवलीहुड, अपने आप को बेच देना अपने जीविका पाने के लिए, ये नहीं है। ये है दोस्तों अपनी ईमानदारी को बेच देना पैसों के लिए। बहुत ईमानदार आदमी था लेकिन बाद में बिक गया पैसों में, तो इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं टू सेल वन सोल टू द डेविल। अगला, जॉन थॉट दैट वुमेन बीकन मैन बिकॉज, जॉन को ऐसा क्यों लगता था कि महिलाएं पुरुषों को कमजोर बनाती हैं? जरा आंसर करिए। ही थॉट दैट वुमेन वर इविल, क्या उसको ऐसा लगता था कि महिलाएं इविल होती हैं, शैतानी होती हैं? ही बिलीव दैट अ वुमेन वाज अ फैंसी डेविल, डेविल, क्या वो ऐसा सोचता था कि जो वुमेन होती है ना वो फैंसी डेविल होती है। फैंसी मतलब अट्रैक्टिव, किसी को अट्रैक्ट करने वाला,
तो बोले वो डेविल तो होती है लेकिन अट्रैक्टिव होती हैं, ऐसा है क्या? अगला ऑप्शन पढ़िए। ही थॉट दैट अ मैन वुड स्पॉइल हिज लाइफ, अ वुमेन वुड स्पॉइल हिज लाइफ। वो सोचता था कि महिलाएं जो है ना, इस उसकी जिंदगी कभी ना कभी बर्बाद कर देंगी, इसलिए शादी नहीं करता था। He was convinced that what the story of Samson and Delilah illustrates is correct. वो इस बात से पूरी तरह से कन्वेंस थे कि जो स्टोरी उन्होंने पढ़ी थी सैमसन और डलीला की, उस स्टोरी से उनको पता चल गया कि जो महिलाएं पुरुषों को कमजोर बना देती हैं। दिस इज द रीजन ही वॉज नॉट ट्राइंग टू गेट मैरिड, यही वजह थी। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर फोर्थ, बाकी सारे ऑप्शन हो जाएंगे गलत। इट वॉज जॉन्स बिलीफ दैट, ये जॉन का बिलीफ था। क्या था? वन कैन बी हैप्पी ओनली बाय रिमेनिंग अ बैचलर। कर एक इंसान खुश रह सकता है बैचलर रह के, सिर्फ एक इंसान तभी खुश रह सकता है जब वो बैचलर बना रहे, शादी ना करे। द वर्ल्ड इज अ हैप्पी प्लेस, कह रहे दुनिया बड़ी ही खुश नसीब है, मतलब बहुत अच्छी जगह है, अच्छा है, खुश स्थान है। देर इज नो अदर वर्ल्ड, कह रहे यहाँ दूसरी दुनिया नहीं है, ऐसा नहीं है। वो सोचते थे कि अगर आज ये वाली दुनिया अच्छी नहीं तो अगली दुनिया अच्छी होगी। वन मस्ट लीड एन ऑनेस्ट लाइफ, यही है भैया, यही उनका सोचना था कि एक इंसान को ऑनेस्ट जीवन जीना चाहिए, ऑनेस्टी गिव अप नहीं करनी चाहिए। बाय नॉट डिजायरिंग अनदर मैंस वाइफ डोंट शो दैट, जब ये डिजायर करी ना कि नहीं मुझे किसी और की बीवी नहीं चाहिए, मुझे किसी और महिला में कोई इंटरेस्ट नहीं, देखनी नहीं है, तो इससे वो क्या शो करना चाहते थे? ही वांटेड टू गेट मैरिड, वो शादी करना चाहते थे, इसलिए सब बातें बता रहे थे। ही वाज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, कह रहे वो अपने सिद्धांतवादी इंसान था। ही फेल्ट सॉरी फॉर द मैन, कह रहा उसको ना वो इन आदमियों के लिए दुख होता था कि यार आदमी की कैसी हालत हो जाती है, इसीलिए उसको शादी नहीं करने दी। He had no desires for another's wealth, वेल्थ का कोई लेन देन नहीं मैरिज से, बजाती ही है, अपने सिद्धांतों का पक्का इंसान था। He was the man of principles। अगला, from the above passage we understand that John D was, पैसेज को पढ़ के क्या लगता है किस टाइप का इंसान था ये? नॉट हाईली एजुकेटेड, कह रहा बहुत पढ़ा लिखा नहीं था। अ मैन, अ मैन ऑफ सिंपल फेथ, एक सिंपल विश्वास रखने वाला, सिंपल श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति था। अ स्कॉलर ऑफ स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स का स्कॉलर था। अ डीपली पैसिमिस्टिक मैन, पैसिमिस्टिक कह रहे एक डीपली पैसिमिस्टिक आदमी था। देखो ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी, और आशावादी जिसको उम्मीद ना हो, तो ऐसा नहीं था, निराशावादी तो था नहीं। एजुकेटेड बिल्कुल था, ये भी गलत हो गया ऑप्शन। और स्कॉलर नहीं था, ये बजाती है। स्कॉलर ऑफ स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स की तो बात ही नहीं हुई वहां पर, बात हुई है एक साधारण जीवन जीने का तरीका। अगला पैसेज आपके सामने ये रहा, पढ़िए जल्दी से। पढ़ लिया जी? एक मिनट। 200 years after Malthus predicted that population growth would overtake food production, यार ये वाला तो पैसेज हम पहले कर चुके हैं, ये पैसेज हमने पहले पढ़ लिया है, ये हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, ये जो बच्चे पुराने होंगे उन्होंने देखा होगा, ये पैसेज पहले से ही हो चुका है। तो दोस्तों इसको पढ़िए, ये हो चुका है, जिनने नहीं पढ़ा था वो पुरानी क्लासेस को देख लीजिए, मिल जाएगा आपको। अगले पैसेज की तरफ आ जाइए।
The world's oil reserves are expected to run out by the middle of the next century unless oil consumption is reduced. ये भी हो चुका है दोस्तों, ये भी पैसेज फिनिश हो चुका है पहले ही, इसको भी हटा दीजिए। ये देखो, हाँ ये पढ़ लो, पढ़ो जल्दी से फटाफट इसको पढ़िए, फिर हम आगे करते हैं इसको सॉल्व। जल्दी जल्दी पढ़े।
मतलब थोड़ा और सर फिर हाँ जी दोस्तों, हम ये वाला पैसेज सॉल्व करने जा रहे थे और इसी को अब आपको लास्ट पैसेज है, इसको सॉल्व कर लो फटाफट से। इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा आपका अनसिन पैसेज के करीब 200 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके होंगे। तो फटाफट से इसको जल्दी से सॉल्व करिए, पहले पढ़िए आप लोग, रीड करिए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। स्टार्ट रीडिंग।
जल्दी जल्दी रीड करें। एक दो वर्ड ऐसे लग सकते हैं जो डिफिकल्ट से होंगे, उनको लिख लेना आप लोग। अपनी वोकैबुलरी की लिस्ट भी तैयार करते चलिए। हो गया? चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, पढ़ना शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि द वर्ल्ड हेल्थ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज ब्रीफली कॉल्ड डब्ल्यूएचओ. It is a specialized agency of the United Nations and was established in 1948. तो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसी को WHO के नाम से जाना जाता है। ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, और इसको बनाया था 1948 में। ठीक है जी, आगे इसमें क्या बात कही जा रही है? इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर्स कैन बी वर्किंग इन ऑल काइंड ऑफ सराउंडिंग्स. तो इसमें कहा जाता है कि जो इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर है ना, उनको देखा जा सकता है, वो हर एक टाइप के सराउंडिंग में काम करते हुए देख सकते हैं आप। जैसे कि डेजर्ट में, डेजर्ट्स मतलब समझते हो, रेगिस्तान वगैरह, जैसे कि जंगलों में, माउंटेन्स में, कोकोनट ग्रुप्स है, राइस फील्ड है जहाँ कोकोनट उगाए जाते हैं वो एरिया, जहाँ राइस उगाए जाते हैं वो एरिया, हर एरिया में आपको क्या नाम WHO के जो वर्कर्स हैं वो देखे जा सकते हैं, वो अपना काम करते हुए आप देख पाओगे। दे हेल्प द सिक टू अटेन हेल्थ एंड द हेल्दी टू मेंटेन देयर हेल्थ. तो कहने का मतलब वो क्या करते हैं कि जो सिक होते हैं, बीमार दुखी लोग होते हैं, उनके लिए कोशिश करते हैं कि वो अपनी हेल्थ को वापस अचीव कर ले, और जो हेल्दी होते हैं उनके लिए क्या करते हैं कि उनको हेल्प करते हैं सो दैट दे कैन मेंटेन देयर हेल्थ. उनको हेल्थ मेंटेन रखने के लिए हेल्प करते हैं. दिस ग्लोबल हेल्थ टर्म असिस्ट द लोकल हेल्थ वर्कर्स इन स्टॉपिंग द स्प्रेड ऑफ व्हाट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज लाइक कॉलेरा. और यही जो ग्लोबल हेल्थ है ना, ये हेल्थ टीम जो है, WHO की जो टीम है, ये क्या करती है? ये मदद करती है लोकल हेल्थ वर्कर्स की, जो लोकल हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनकी मदद करती है, ताकि ये ऐसी बीमारी जो कि संपर्क में आने से फैल जाती हैं, ठीक है, तो ऐसी बीमारी जो किसी के संपर्क में आने से फैल जाती है, उनसे बचने के लिए, उनको रोकने, इनको रोकने के लिए क्या करते हैं वो? कोशिश करते हैं कि भाई मदद करते हैं लोकल हेल्थ वर्कर्स की, ठीक है, WHO वाले. तो लगा कि these disease can spread from one country to another and so can be की threat to world health. बीमारियां आएंगी भाई, एक शहर से दूसरे शहर में, दूसरे शहर में, फिर एक देश से दूसरे में, इस तरह से जैसे कि अभी हमारे पास एग्जाम्पल COVID-19. भाई इसने नाक में रखा था, पूरी दुनिया को भाई परेशान कर रखा था, पूरी दुनिया को अंदर उसने बंद कर दिया था घरों के अंदर. तो ये बहुत खतरनाक बीमारी आई थी, जिसने बहुत सारे लोगों की जान भी ली है, और फाइनेंशियली हर तरह से लोगों को तोड़ दिया, समझ लो. तो कहने का मतलब ये हो गया कि दोस्तों ये लोग जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, जो WHO वाले होते हैं, वो लोकल हेल्थ वर्कर की मदद करते हैं ताकि वो बीमारियों से लड़ सके, स्टॉप करें, रोक पाए, फैलने से बचाएं, ताकि एक बीमारी दूसरे देशों में ना पहुंच पाए. ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? प्रिवेंटिंग WHO असिस्ट, फिर लिखा है दीज डिसीज कैन स्प्रेड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. ये तो हो ही गया.
so can be threat to the world. अब आगे लिखा है WHO assists different national health authorities not only in controlling disease but also in preventing them. तो क्या WHO जो है ना वो मदद करती है डिफरेंट नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज, अलग अलग नेशनल अथॉरिटीज को हेल्प करते हैं सिर्फ रोगों से को लड़ने में नहीं, बल्कि उनको कंट्रोल भी करना है और प्रिवेंट भी करना है कि वो कहीं और ना फैल पाए। टोटल प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज पॉसिबल इन अ नंबर ऑफ वेज। हालांकि जो प्रिवेंशन है ना, टोटल प्रिवेंशन पूरी तरह से रोक पान लोगों का, ये पॉसिबल है, कुछ तरीके हैं इसके लिए। एवरीवन नोस हाउ पीपल पर्टिकुलरली चिल्ड्रन, ठीक है, आर वैक्सीनेटेड against one disease or another. Similarly, most people are familiar with the spraying of houses with poisonous substances which kill disease-carrying insect. तो का क्या है कि बच्चों का होना चाहिए, ठीक है, बच्चों का जितना बढ़िया वैक्सीनेशन होगा, प्रॉपर उनको वैक्सीनेट किया जाए, और जो घर है घरों में पॉइजनस सब्सटेंसेस को स्प्रे किया जाए ताकि कि ऐसे इंसेक्ट जो कि डिजीज कैरी करते हैं, जैसे मच्छर है भाई, मच्छर से डेंगू फैल जाता है, ठीक है, तो ऐसे डिजीज को रोका जा सकता है इसकी मदद से। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका पूरा पैसेज 91 to 95। चलिए इसके क्वेश्चन हो, मतलब इसमें कुछ ऐसा तो नहीं जो डिफिकल्ट लग रहा हो वर्ड, कोई मेरे ख्याल से तो कोई ऐसा वर्ड है नहीं इसमें, फिर भी मतलब सराउंडिंग जानते हो, किसी भी बिल्डिंग वगैरह या किसी भी चीज के चारों तरफ का एरिया होता है, या सराउंडिंग को हम बोल सकते हैं कि चारों तरफ। कोई वर्ड ऐसा दिख तो नहीं रहा दोस्तों, सारे सही के सही चीज दिख रहे हैं। चलिए सही है, कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। आ जाइए भैया क्वेश्चन नंबर 1 पे। It is a specialized agency of the United Nations and was established in 1948. Here specialized means, तो कह रहा है कि भैया ये एक एजेंसी है जो कि स्पेशलाइज्ड है और ये बनी थी 1948 में। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ पे यूज किया, मतलब क्या मीनिंग क्या है? एक्सपर्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मेड सुटेबल फॉर पर्टिकुलर पर्पस और अनकॉमन। नहीं, इसका मतलब एक्सपर्ट, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, इसका मतलब आंसर होगा ए। चलो, तो इसका मतलब होता है एक्सपर्ट होना। अगला क्वेश्चन है टोटल of disease is possible in a number of ways. The author has given illustration of, कह रहा है कि जो कंप्लीट तरीके से ना इसका प्रिवेंशन है वो किया जा सकता है, और इसके लिए कुछ उन्होंने क्या नाम है तरीके बताए, कुछ एग्जाम्पल दिए। तो एग्जाम्पल इनमें से कोई एक है क्या, जरा पढ़ के देखो। ओनली 2 such ways, ओनली 1 such ways, मोर देन 2 such ways, none of these ways। देखो सिर्फ 2 ही वेज नहीं है, मोर देन 2 वेज हो सकते हैं, ये आंसर 3 हो सकता है। 2 तो रखें, वैक्सीनेशन और साफ सफाई। इसके अलावा भी है ना, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा करना, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर लो, ठीक है, प्रॉपर टाइप हेल्थ रखना चाहिए, बार बार लोगों में अवेयरनेस बढ़नी चाहिए। तो मल्टीपल रीजन हो सकते हैं बताने के लिए। हाइजीन पर ध्यान रखना, खाने पीने की चीजों को जब खाने लगते हैं, मतलब चीजों को खाते हैं, तो ये समझना चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से है कि नहीं, साफ सुथरी है कि नहीं, गलत तो गंदी चीज तो नहीं खा रहे हो, है ना, हाइजीन का ख्याल। जैसे आज आज के टाइम में आप देखते हो कि हम लोग हाइजीन का ख्याल ही नहीं रखते, मतलब आप इंस्टा वगैरह पे या कहीं ना कहीं इस टाइप की वीडियो देखेंगे जिसमें कोई पानी पूरी वाला है, गोलगप्पे बेचने वाला, वो भाई पानी पूरी तो देख रहे देखने में मिलता है कि कितना
मतलब गंदे तरीके से उसको बना रहे हैं, बेच रहे हैं, हाथ डुबा रहे हैं उस पानी में, है ना, तो हाथों में स्वेटिंग है, हाथों में लगी हुई मैल है, मुझे ऐसी चीज नहीं बोलनी चाहिए, मतलब वो तो अनहाइजीनिक हो गया ना दोस्तों। तो वो चीजें क्या करेगी, नुकसान करेंगी ना बॉडी को। तो ये सब चीजों की बात हो रही है। चलो आगे बढ़िए। इसमें ये आंसर होगा थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन, international health workers can be seen working in all kinds of surrounding in desert, jungles, mountain, coconut groves, rice fields. Here international means, international का यहाँ मतलब क्या, अंतरराष्ट्रीय मतलब है क्या? Drawn from all countries of the world, believing in cooperation among nations, belonging to an organization which has something to do with different nation, या फिर belonging to the world, whole world नहीं। ऐसा नहीं कि दुनिया के हर जगह के लोगों को बेचा जाता है। इसका मतलब सिंपल सा है कि जो WHO बनाया है ना, वो वो एक मतलब WHO जो बनाया है ना, वो बनाया यूनाइटेड नेशन ने, लेकिन बनाया पूरे दुनिया के देशों के लिए है। ठीक है, तो मतलब यही है। तीसरा, थर्ड आंसर होगा बिलोंगिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन विच हैज समथिंग टू डू विथ डिफरेंट नेशन, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 94 पढ़िए इसको। WHO assists different national health authorities not only in controlling disease, also preventing and also the above passages implies that, मतलब क्या कहना चाहे इस बात से कि जो WHO है वो असिस्ट करती है डिफरेंट नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज, और किस चीज में मदद करती है, कंट्रोल करना है, नॉट ओनली कंट्रोलिंग, सिर्फ कंट्रोल करने में नहीं बल्कि प्रिवेंट करने में भी, कि रोगों को फैलने से रोकना है, तो दोनों में मदद करता है। तो इसके लिए आपके सामने दे रखे कि WHO असिस्ट मोर इन प्रिवेंटिंग डिजीज देन कंट्रोलिंग। कह रहा वो कंट्रोल करने में मदद कम करते हैं, उनका मेन फोकस होता है कि प्रिवेंट कर लो। तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तुम बस ऐसा तो नहीं सोचता WHO। WHO assists in controlling disease only if they have not been prevented। सिर्फ उन्हीं के बारे में बात सोचता है, कंट्रोल जो प्रिवेंट नहीं होते। तीसरा ऑप्शन कह रहा है WHO असिस्ट बोथ इन कंट्रोलिंग डिजीज एंड WHO assists many others in to नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज। नहीं, सिर्फ यही है भैया। थर्ड ऑप्शन सीट क्वेश्चन नंबर 95 और क्वेश्चन दिया है दे हेल्प द सिक टू अटेन हेल्थ एंड द हेल्थी टू मेंटेन देयर हेल्थ, हियर दे स्टैंड फॉर। किसकी बात हो रही है, कौन पता है, मतलब बताओ। राइस फील्ड, इंटरनेशनल हेल्थ वर्कर्स, जंगल्स या डेजर्ट, किसकी बात हो रही है? अरे तो दोस्तों यहाँ पर आपके 195 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट अनसीन पैसेज के, और उसमें करवाते लगभग 200 ही हो चुके हैं आपके। इस तरह से 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई आपकी अनसीन पैसेज की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। और अब हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। तब तक प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करते रहे, रिवीजन प्रॉपर करें। 200 क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो 200 क्वेश्चन की ना कम से कम 2 टाइम्स प्रैक्टिस कर लो। जितनी बढ़िया प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर आप क्या नाम है परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम्स में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये क्लास को रोक देते हैं यहाँ पर, और अगली क्लास के लिए आप अच्छे से तैयार होकर आए, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।